दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। तो ये स्पेशली 12th पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंटिन्यूटी है वो, यानी जो तैयारी है वो कंटिन्यूटी नहीं है, वो टूट गई है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए वीडियो है, और इसमें मैं 12th पॉलिटिकल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है टॉप 25 वो आपके सामने है। और ये वीडियो अपने क्लास स्टूडेंट और जो आपके लगती है कि या मुझे इसको शेयर करना चाहिए, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप जरूर इसको शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। दूसरों की सेवा करना, देश की रक्षा करना, अपना कार्य है वो करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन प्लेटो ने कहा कि अपना कार्य करना है, ठीक है ना, और दूसरों कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो ये जो ऑप्शन है ग वो सही है। नेक्स्ट है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ये पुस्तक किस विद्वान की है? ये लेसन न्याय से संबंधित है, और ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन थे अगस्तुस सेंट अगस्टाइन, जॉन रॉल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अगर ध्यान है, जॉन रॉल्स ही आप एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत भी दिया था, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखें तो प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में कितने गुण या कितने तत्व होते हैं? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 2, 3, 1, 4। आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर है 3, क्योंकि यहाँ पे शौर्य जो गुण बताए गए हैं, ठीक है ना, शौर्य, तृष्णा और जो साहस होता है, ठीक है ना, इन गुणों को यहाँ पे कहा है कि ये प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में ये तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें क्वेश्चन, तो नेक्स्ट ये है कि आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि एक ये जो बात है वो किसने कही है। आपको ये पता लगाना है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, यानी जिन राज्यों में न्याय नहीं है, वे सिर्फ वे जो हैं उसको की खरीद फरोख्त वाले रह जाते हैं। यानी वे जहाँ पे न्याय नहीं है तो वे लूट खसोट वाले, यानी एक तरह से अस्त व्यस्त वाले राज्य होंगे। तो ये बात किसने कही है? प्लेटो, संत अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास या कोटेलियन ने। तो आपका सही आंसर होना चाहिए हाँ क्या, संत अगस्टाइन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक, आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू 12th बुक्स के अनुसार चार्ल्स मैरियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट अपना जो सवाल है उसमें आप ध्यान दें कि ये जो बुक है कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, ये पुस्तक किस विद्वान की है? मैकाइवर, हेराल्ड लॉसवेल, हॉब्स या लॉक। तो अगर आपको याद है ये पुस्तक किसकी है तब तो आपको समझ, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, इसलिए कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे आपको सोच रहे हो हाँ मुझे याद था और मैं भूल गया, यानी आपका कंटिन्यू नहीं है पढ़ाई करना। तो ये भी होना चाहिए, एग्जाम जुलाई के आसपास होंगे, ये ऐसी संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है हेराल्ड लॉसवेल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ, और इस तरह से आप ध्यान रखें कि नीति आयोग की स्थापना का क्या उद्देश्य है? ये एक तरह से क्वेश्चन है, लेकिन सीधा ही आंसर ही है, तो आपको बताना है। और मैं यहाँ पे आंसर ही दिया हूँ कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, यानी कंटिन्यू हमारा लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होना चाहिए, यानी इसी तरह से कंटिन्यू विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और संघवाद को मजबूत करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और अब वर्तमान की अगर बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए, तो वर्तमान के नीति आयोग के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री पीएम मोदी, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट देखें, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू बुक आपको ध्यान रखना, नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? ये आपके सामने ऑप्शन है, आप लगाइए जोर अपना कि क्या हो सकता है सही। हाँ, तो इसका आंसर है 1 जनवरी। आपका इसको आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इससे पहले योजना आयोग था, क्योंकि नीति आयोग 2015 में बना, तो इससे पहले इसकी जगह पे कौन कार्य करता है? योजना आयोग, जो 1952 से स्टार्ट था, और योजना आयोग है इसके बदले अब जो यहाँ पे स्थापित हुआ है वो नीति आयोग है, ठीक है ना। और ये योजना आयोग से ज़्यादा विस्तारित रूप में और एक राज्य के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट आपको बताना है, प्लान ऑफ इकोनॉमी पुस्तक किस विद्वान की है? प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बताना है एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपको याद है, नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे ये पुस्तक भारत में किस तरह का नियोजन होना चाहिए, यानी नियोजन वाले पार्ट से है, तो उसके बारे में ये विचार यहाँ पे सबसे पहले दिए थे एम विश्वेश्वरैया ने। यस, एम विश्वेश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी थी और ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, बेंथम, लॉक, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लॉ। आपका आंसर होना चाहिए कि वर्ग प्रभुत्व यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। तो आपका आंसर होना चाहिए कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। इस तरह से नेक्स्ट है कि शक्ति और बल में कोई दो अंतर बताना है। तो यहाँ पे मैंने सीधा आपको आंसर ही दिया है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं बनाना था, आपको सीधा ही आंसर समझना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शक्ति और बल में क्या फर्क है। तो सिंपल सा है कि शक्ति प्रसन्न बल है, यानी प्रकट हो सकता है, जबकि बल, शक्ति यहाँ पे ध्यान रखना, शक्ति है वो प्रकट नहीं हो रही, यानी छुपा हुआ इंटरनली फोर्स होता है, लेकिन जो बल होता है वो प्रकट होता है, सीधा सा हमें इसका अनुभव होता है। फिर है शक्ति, वापिस दिया है कि शक्ति अप्रकट है, हिडन पावर है, जबकि बल है वह प्रकट होता है, विजिबिलिटी की तरह हमें दिखता है। तो ये इसमें फर्क है। नेक्स्ट है कि सत्ता पालन के प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। सत्ता पालन यानी सत्ता, किन किन वजह से लोग सत्ता का पालन करते हैं, ये आपको बताना है। तो सत्ता पालन के महत्वपूर्ण जो आधार हैं और ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। तो सत्ता पालन के प्रमुख आधार का उल्लेख करते हैं, तो इसमें है, ध्यान रखना ये ऑप्शन है, ये चारों के चारों ऑप्शन है। विश्वास होगा तभी लोग एक सत्ता यानी किसी की सत्ता का पालन करेंगे। एक रूपता, विश्वनिष्ठता होनी चाहिए, और लोकहित में होगा अगर वो काम, तो लोग उसकी सत्ता पर विश्वास करेंगे। और दबाव, कभी कभी दबाव भी जरूरत होता है सत्ता पालन के लिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्स वेबर के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि सत्ता के रूप। तो ध्यान रखना है, मैक्स वेबर ने सत्ता के जो रूप बताए, परंपरागत, कृष्णमय और अर्ध तर्कसंगत या सभी। तो सभी है, ये आप ध्यान रखना, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के रूप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य, ये किसने कहा है, आप ध्यान रखेंगे और आपको याद होगा। तो ध्यान रखें, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह स्वतंत्र बंधनों में जकड़ा रहता है, यानी स्वतंत्र जन्म होते हुए भी सभी जगह से घिरा हुआ है। ये बात किसने कही, आपके बुक से रिलेटेड है, बताइए। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आने की संभावना है, ये बात के रूसो ने। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के दो विचार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता के दो विचार, बंधनों का अभाव तथा युक्तियुक्त बंधनों का होना, या फिर व्यक्तियों में निरंतर जागरूकता, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। तो ध्यान रखना, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है, स्वतंत्रता के दो विचार हैं। पहला, बंधनों का अभाव होना, मतलब बंधन नहीं होना, लेकिन जब सही देखें तो युक्तियुक्त यथासंभव बंधन होना आवश्यक है। तो पहला जो क है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट हम देखें, तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट की क्वेश्चन नहीं है, सीधा सा एक आपको समझने लायक ही कि जो अवसरों की समानता से क्या आशय है। तो अवसर की समानता यानी ऑप्शनलिटी। तो ध्यान रखना, राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करता है, और यही अवसरों की समानता होती है, यानी राज्य के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें सभी को बराबर हक मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको जाति के अकॉर्डिंग बाहर निकाल दिया, इसको अंदर लाया गया, नहीं। ये अवसर की समानता, राज्य के अनुसार सभी को अवसर समान रूप से उपलब्ध दिए जाए, ताकि सभी का समान रूप से विकास हो। तो ये स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के मार्ग की दो प्रमुख बाधाएं, स्वतंत्रता पालन के लिए दो प्रमुख बाधाएं कौन सी है? शिक्षा, गरीबी, या ख ऑप्शन में है निर्भरता या शिक्षा। तो सही आंसर होगा शिक्षा और गरीबी, यानी शिक्षा नहीं होना और गरीबी ये है, तब स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, यानी स्वतंत्रता के रूप में ये बाधा कांटे के रूप में होंगे। नेक्स्ट है, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किस विद्वान ने की है? ध्यान दीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, तो आपको ध्यान लेना है। सर्वप्रथम राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या है वो हर्बर्ट साइमन ने की है, कहीं भी हाइमन नाम आता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, किसे कहेंगे? सबको ध्यान होगा, परिवार। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीति से जुड़े व्यवहार और समाजीकरण की परंपरा है, वह सर्वप्रथम बालक कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है।
तो आई थिंक आपका आंसर यही होना चाहिए अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो समाजीकरण क्या है, अब ये प्रश्न आ जाता है क्योंकि आपको पता है पेपर पैटर्न तो आपको तो छोटे छोटे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको फोकस रखना जरूरी है। तो समाजीकरण क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक बालक के समाज के सामाजिक मूल्यों को सीखकर बालक एक समाज के रूप में परिणित होता है और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है, यानी सामाजिक गुण का विकास होता है, यही समाजीकरण कहलाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। आमंड के अनुसार तो आपको ध्यान रखना है, दोनों इसके प्रकार हैं, एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकार राजनीतिक व्यवस्था, ये दोनों प्रकार हैं जो आमंड के अनुसार हैं। नेक्स्ट आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव, ये जो प्रकार है किसके, आमंड और वर्बा के अनुसार, तो ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए संकीर्ण संस्कृति, अधीन प्रजाभावी संस्कृति, सहभागी संस्कृति या उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है कि राजनीतिक समाजीकरण के बाद राजनीतिक सहभागिता के अभिकरणों के नाम बताइए। राजनीतिक सहभागिता यानी राजनीति में सहभागिता निभाने वाले अभिकरण, तो दबाव समूह भी होते हैं और जन सुनवाई, यानी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि सविनय अवज्ञा क्या है, बहुत बार ये आता रहता है तो ध्यान रखना है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो सरकार का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए जानबूझकर कानून तोड़ना और स्वेच्छा से गिरफ्तार होना, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी नमक कानून तोड़ा तो सरकार वे चाहते थे कि सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान दे, तो इसलिए जानबूझकर यानी विनम्रता के साथ उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, यानी कहाँ पर ये व्यवस्था सबसे अच्छी रूप में पाई जाती है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत या इंग्लैंड। तो सही ऑप्शन है इंग्लैंड या कौन सा, स्विट्जरलैंड। कौन सा ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट जो हम आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामुदायिक गतिविधि किस प्रकार राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती है, यानी लोग सामूहिक रूप में जब कोई भी जुलूस वगैरह निकालते हैं, मतलब कोई सामूहिक रूप में ईद का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कैसे सहभागिता प्रभावित हो। सहभागिता लोगों यानी लोग एक साथ मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो प्रभावित कैसे होंगे, जब नागरिक जुलूस निकलेंगे या विरोध प्रदर्शन होगा तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी या हड़ताल वगैरह होगी, तो ये ऐसे हैं जिससे राजनीतिक सहभागिता बिगड़ती है यानी प्रभावित होती है। राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किस विचारक ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट, किस विचारधारा ने किया राजनीतिक सहभागिता का। तो आपके सामने ऑप्शन है व्यवहारवाद, समाजवाद या उदारवाद। सही ऑप्शन है व्यवहारवाद, बिल्कुल सही व्यवहारवाद। नेक्स्ट है नियोजन क्या है। नियोजन क्या है, एग्जाम में आया हुआ है या वापिस आ सकता है। नियोजन यानी प्लानिंग, तो ध्यान रखना सोच समझ के सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम। हमें प्लानिंग, हमें कोई काम करना है तो हम पहले सोच विचार के जो पहला कदम रखते हैं वह प्लानिंग होती है हमारी, नियोजन। इसी तरह नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष तो पीएम होते हैं। अब सदस्य कौन होते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही होंगे। कौन से, समस्त राज्यों में मुख्यमंत्री, समस्त राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो केंद्र शासित प्रदेशों के विधान जो सभा है वहाँ के मुख्यमंत्री, और जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं तो उपराज्यपाल वहाँ के सदस्य होते हैं। इसी तरह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सा आयोग काम करता है, नीति आयोग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये टॉप 25 क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।